हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। ठंड बड़ी जोरों शोरों से पड़ रही है, तो ठंड से बच के रहिएगा। ज़्यादा सोना नहीं है, ठीक है? पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। ओके। हमने इंडियन जीके का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जहां एक ओर इंडियन पॉलिटी और दूसरी ओर इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट को चलाया जाएगा। आपका सवाल था कि जो मैं घटना चक्र का एमसीक्यू करा रहा हूँ वह कौन से ईयर का है। देखिए, यह जो घटना चक्र है वह 2024 तक का है, जिसमें से 2022 तक के क्वेश्चंस पीडीएफ में मिलेंगे और 2023 के जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वह आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। ओके। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर बने रहिएगा, ट्रस्ट अपना बनाए रखिएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू शुभम दुबे, जिन्होंने अब तक कीमती समय दिया, अपना सुझाव हमें दिया। इसके अलावा हरवेंद्र, हिमांशु, आकाश, नेहा, हितेश, नरेंद्र, कामनी और सभी लोगों ने जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया है, ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप आगे भी हमारे चैनल पर बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्हें हमारा यह एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रहा है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और समय समय पर अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करते रहें। ओके, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम सबसे पहले पाषाण काल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। देखिए, यह सीरीज़ जो है ना पूरा एमसीक्यू सीरीज़ है। यहाँ पर मैं थ्योरी पर कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन की ओर ज़रूर ध्यान दूंगा, लेकिन पूरा इंटायर थ्योरी अगर मैं पढ़ाने बैठा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना है। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पूरा वनस्पति शास्त्री, डी इतिहासकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है ना वह एक पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे। देखिए, एक्सप्लेनेशन में ना मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन करते जाऊँगा सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे ही पढ़ाते जाऊँगा, ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कम टाइम में पूरा हो सके। ओके। फिर भी आपको लगता है कि आप, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरा रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और पूरा जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। क्वेश्चन में यह पूछना जा रहा है कि कोपेनहेगन जो संग्रहालय की सामग्री थी, ठीक है, उनके जो प्राप्त होने का जो समय था ना कि कितना वह पुराना है और किस किस चीज से संबंधित है, उसके आधार पर इसने सभी सामग्री को त्रियुगी मतलब 3 युगों के आधार पर बाँट दिया। कौन-कौन? पाषाण, कांस्य और लौह। तो किसने बाँटा यह आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए थॉमसन ने। देखिए, वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि डेनमार्क का जो है कोपेनहेगन संग्रहालय है, उसमें जितने भी सामग्रियाँ थी, उनको प्राप्ति के आधार पर जो है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने 3 युगों में बाँट दिया। कौन-कौन से युग में? पाषाण, कांस्य और लौह। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मध्य पाषाण काल में। देखिए, पशुपालन की शुरुआत जो है ना
वह मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं भारत में मुख्यतः दो जगह से मिलते हैं। नाम बहुत अच्छे से रट लेना। कौन कौन से? आदमगढ़ और बागौर, दो जगह का नाम है। आप इसको ना एकदम दिमाग में बसा लो, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि पशुपालन जो है वह किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और वहीं बागौर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के भिलवाड़ा में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह है। देखिए सेम क्वेश्चन है, वही बार बार फिर से रिपीट हुआ है कि पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है। मैंने दो जगह का नाम बताया, एक आदमगढ़ और एक बागौर। ठीक है, ये देखिए, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और वहीं बागौर जो है वह राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, डी सरायनहर राय से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और डी। देखिए मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है महदहा, ठीक है, वहां से हड्डी हड्डी के एवं हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण और आभूषण पाए गए हैं। इसके अलावा जो है ना हड्डी और कहाँ कहाँ से मिला है? तो तीन जगह नाम याद कर लो, सरायनहर राय, महदहा और दमदमा। ये तीन जगह से हड्डी के अवशेष मिले हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ना हड्डी के उपकरण के साथ साथ आभूषण दोनों ही मिले हैं ना, यह याद रखना है। महदहा महदहा में जो है वह हड्डी के उपकरण और आभूषण दोनों मिले हैं। वही सरायनहर राय में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सरायनहर राय से, बी महदहा से, सी लेखहिया से, डी चोपनी मांडो से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अभी जस्ट मैंने बताया कि हड्डी से निर्मित जो है उपकरण और आभूषण यह सरायनहर राय और महदहा दोनों जगह से मिले हैं। इसके अलावा एक जगह और है, वह भी आपको याद रखना है, और वह है दमदमा। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। ए सरायनहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनाथ से। देखिए मानव कंकाल या हड्डी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सरायनहर राय, दमदमा और महदहा इन तीनों जगहों से मिले हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है आपको कि एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल, खूब पैसे बचाए इन्होंने, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल डाल दिए, तो बताना है कि ये कौन से कंजूस लोग थे, किस जगह से थे। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दमदमा। देखिए मैंने आपको बताया कि हड्डी के जो है उपकरण और आभूषण सरायनहर राय, महदहा और दमदमा तीनों जगहों से मिले हैं। इसके अलावा दमदमा में ना, ठीक है, ऐसा कब्र मिला है जिसमें तीनों तीन तीन मानव कंकाल को एक साथ डाल दिया गया था। ठीक है, याद कर लो, सरायनहर राय, महदहा, दमदमा तीनों जगह से हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तीनों कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा कंजूस लोग कौन थे? तो वह थे दमदमा के लोग। क्यों कंजूस थे? क्योंकि यह लोग एक साथ एक ही कब्र में तीन तीन लोगों को दफना देते थे। ठीक है, बस ऐसे ही याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए नवपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। करेक्ट आंसर रहेगा ए नवपाषाण काल में। कंफ्यूज मत होना, खाद्यान्नों बोले या कृषि बोले, सिर्फ कृषि ही अगर आपको बोलता है तब भी याद रखना है कि कृषि की शुरुआत जो है वह नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्लमाला पहाड़ियाँ,
डी नर्मदा घाटी। करेक्ट आंसर रहेगा डी नर्मदा घाटी। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वह नर्मदा घाटी में मिलता है। देखिए, इसके अलावा जो है नर्मदा घाटी में अगर किसी विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो वह है हथनौरा, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हथनौरा की खोज किसने की थी, तो अरुण सोनकिया ने। ठीक है, हथनौरा का खोज किसने किया, तो अरुण सोनकिया ने किया। ओके, ठीक है, बस इतना याद करो कि जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वह कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में। यह बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? वही सेम क्वेश्चन, या तो प्रथम मानव जीवाश्म बोले या मानव का प्रथम साक्ष्य बोले। कहाँ से प्राप्त होता है, तो नर्मदा घाटी से। कहने का मतलब ऐसा है कि उस समय जो है नर्मदा घाटी के किनारे ही लोग सबसे पहले आकर बसे होंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, सी नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। आपको बताना है कि सबसे पहले इंसान जो है ना किस अनाज को खाना चालू किया था। ठीक है, किस अनाज को प्रयोग में लाया। करेक्ट आंसर रहेगा सी जौ। देखिए, सबसे पहले ना मानव जो है जौ को, ठीक है, खाना शुरू किया, और जौ के बाद किसको खाना किया, तो गेहूं। सीक्वेंस भी याद कर लो कि पहले आया जौ, फिर आया गेहूं, फिर आया चावल। अगर हो सकता है सीजीपीएससी ऐसे उटपुटांग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सीक्वेंस जमाने को दे दे आपको। ठीक है, तो जौ याद रखना, जौ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चावल। ठीक है, बस ये तीन रखो, बाद में याद बाकी को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए कोल्डी हवा से, बी लहुरा देव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। करेक्ट आंसर होगा बी लहुरा देव से। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को ना समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब तक जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो स्थल है यह माना जाता था कि वह मेहरगढ़ है। ठीक है, यह देखिए, और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो यह माना जाता था कि वह कोल्डी हवा है। लेकिन अभी नवीनतम खोजों के आधार पर यह माना जाता है कि कृषि और चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, सबसे पुराने साक्ष्य, वह लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव जो है वह यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। याद रखना, अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना दिखे तब आप यह ऑप्शन में मतलब जाना कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा। कब? जब लहुरा देव ऑप्शन में ना दिखे। लेकिन अगर कृषि और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य दिखे, मतलब क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में आए लहुरा देव, तब आपको ऑप्शन क्या लगाना है, लहुरा देव। ठीक है, प्रायोरिटी में आपको यही रखना है। और लहुरा देव कहाँ पर स्थित है, तो यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना दिखे तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लगाना है मेहरगढ़, और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य में सही आंसर होगा कोल्डी हवा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इन चारों विकल्पों के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से। लेकिन नवीनतम खोज के आधार पर कृषि और चावल का जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर स्थित है, तो लहुरा देव में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? फिर से वही क्वेश्चन,
कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़, ठीक है, जो कि स्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, ठीक है। या सीधा सीधा देख लो कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए अंजीरा से, बी दम्बसदात से, सी किलीगुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बड़ा कमाल सा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पशुपालन एवं कृषि। वैसे भी चारों ऑप्शन में जो है आदमगढ़ और बागोर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कृषि की ओर जाइए कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से। हाँ, हमको तो दिख रहा है ऑप्शन डी में मेहरगढ़ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है। सिर्फ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य पूछता तो आदमगढ़ और बागौर, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिखे तो उसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किलीगुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मेहरगढ़। देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण ना सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला। इसके बाद किलीगुल मोहम्मद और कालीबंगा में भी मिला, लेकिन यहाँ पर सबसे प्राचीनतम पूछा है, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण जो है वह मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागोर, डी लखनिया। देखिए, पशुपालन के प्रमाण के लिए दो ही जगह का नाम मैंने आपको बताया है, एक आदमगढ़ और एक बागोर। तो बागोर हमको इन चारों ऑप्शन में नज़र आ रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन सी में हमें नज़र आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? बी पूरा पाषाण युग, ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ताम्रपाषाण युग। देखिए, ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस क्वेश्चन को वही बता पाएगा जो आहड़ सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए 1, 3 और 4 सही है और विकल्प 2 गलत है, ठीक है। चलिए आहड़ सभ्यता के बारे में देखते हैं। देखिए, अहाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। अहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे, मतलब वो लोग कृषि करते थे। वे कृषक और पशुपालक थे, तो गेहूं, जौ और चावल से तो परिचित होंगे ही। अहाड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम अहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, ठीक है। देखिए, फिर से देख लो, अहाड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित थी? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में।
यह एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। इसके अलावा जो आहार संस्कृति के लोग थे वह कृषक और पशुपालक हुआ करते थे। ये लोग गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। आहार संस्कृति को ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता था। ताम्बवती मतलब तांबा वाला स्थान। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग तांबे को गलाकर वस्तुएं बनाया करते थे। इसके बाद यहाँ से काले लाल रंग के बृहदांड में मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी जाती थीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी, डी कालीबंगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ से जो है पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा बी मेहरगढ़। देखिए, मेहरगढ़ जो कि स्थित है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए के डी वाजपेयी ने, बी वी एस वाकड़कर ने, सी एच डी सांकलिया ने, डी मार्टिमर व्हीलर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एच डी सांकलिया ने। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नौदा टोली कहाँ पर स्थित है, तो नौदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली का उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने कराया था। तो बस इतना ही याद रखिए कि नौदा टोली जो है वह एक ताम्रपाषाणी ग्राम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी जो खोज है या यहाँ पर इसका उत्खनन जो है एच डी सांकलिया ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। या देखिए, जैसा मैं सीधा बोल ही रहा था आपको कि नौदा टोली हो सकता है पूछे कि किस राज्य में स्थित है, तो हमको पता होना चाहिए कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इसका उत्खनन एच डी सांकलिया ने करवाया था और नौदा टोली जो है वह एक ताम्रपाषाणिक ग्राम है, यह भी एक याद रखना है, या ताम्रपाषाणिक स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। देखिए, वृहत पाषाण या मेगालिथ जो है वह समाधियां हुआ करती थी जो पाषाण पत्थरों के द्वारा मतलब जो पुरा पत्थरों के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, याद रखना है, बृहत पाषाण और मेगालिथ जो है वह समाधियां हुआ करती थी जो पत्थरों के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, चलते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए बूदिहाल, बी संगन कल्लू, सी कोल्डी हवा, डी ब्रह्मागिरी। भाई देखो, राख वाले जगह पे जाओगे तो भाई तुम्हारा चेहरा तो काला हो ही जाएगा। तो काला से याद रखना कल्लू, तो राख का टीला कहाँ पड़ेगा? संगन कल्लू में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यह संगन कल्लू कहाँ पर स्थित है? तो वह कर्नाटक में स्थित है। याद रखना है, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लादी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नौपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगन कल्लू कर्नाटक से, रट लेना है। वैसे नहीं भी रटोगे तो बता ही दिया आपको कि राख जहाँ राख होगा वहाँ तुम काले हो ही जाओगे। ठीक है, तो काला से याद रखना कल्लू, तो संगन कल्लू, और कल्लू से कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, डी सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले यह बता दो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है
वह पुराने जो प्राचीन शैल चित्रों के लिए, ठीक है, कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो भीमबेटका है वह पूरे भारत में जो है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुकाल मतलब बहुत अधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो है ऐसा ही शैल चित्र के लिए कौन सा स्थल है जो वह प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो भीमबेटका की गुफा है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और यह प्राक ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। जस्ट अभी मैंने बताया कि प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वही भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, अभी जस्ट मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। वही आंसर, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलो, भीमबेटका की गुफा काहे फेमस है, कहाँ पर स्थित है, ये तो जान लिया। ठीक है, अब कौन इसको खोज किया था ये भी बता दो। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में वही पूछा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राक ऐतिहासिक महत्व को खोजा। ऑप्शन है, ए माधव स्वरूप वत्स, बी एच डी सकलिया, सी वी एस वाकंकर, डी वी एन मिश्रा। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर हो जाएगा सी वी एस वाकंकर। देखिए, भीमबेटका की जो गुफा है ना उसकी खोज 1957 में वी एस वाकंकर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेम वही प्रश्न कि भीमबेटका को किसने खोजा था। वही वी एस वाकंकर ने 1957 में, इसी का फुल फॉर्म है डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने। ठीक है, याद रखना है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ए हस्तिनापुर में, बी अहिछत्र में, सी नोह में, डी लाल किला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति या ओसीपी कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया और वहीं इसका नामकरण हुआ। ठीक है, इसके अलावा बस यही याद रखना है कि जो है गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति किसे कहा जाता है, मतलब कहाँ पर स्थित है, तो हस्तिनापुर में। खोज किसने की थी, तो बीबी लाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो, महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जिसे हम जोरवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, यह लोग जो हैं मृतकों को, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के दिशा की ओर रखकर नीचे दफनाते थे। ठीक है, याद रखना है कैसे दफनाते थे। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति या जोरवे संस्कृति के लोग जो है लाशों को कैसे दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि दक्षिण की तरफ करके, दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके किसी भी काम को नहीं किया जाता, अशुभ माना जाता है। ठीक है, इसी कारण से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ए ब्रह्मगिरी,
बी बुर्जहोम, सी चिरांत, डी मास्की। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बुर्जहोम। देखिए, बुर्जहोम जो है ना, वह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और वहाँ के लोग जो है वह अपने साथ साथ ना, मतलब मानव कंकाल के साथ साथ ना कुत्ते को भी साथ में दफनाते थे। ठीक है। इसके अलावा बुर्ज होम से जो है गर्तावास, मतलब गड्ढों वाले घर के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखना है। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जो है मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर। ठंड से बचने के लिए वहाँ पर लोग गड्ढों के नीचे घर बनाया करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए बुर्जहोम, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वही अभी मैंने बताया, गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्ज होम से मिले हैं। आंसर हो जाएगा ए बुर्ज होम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया हुआ है ऐतिहासिक स्थान, एक साइड दिया हुआ है ख्याति का कारण। आपको मैच करना है और मैच करके सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पूरा स्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। याद रखना है, बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो चंद्रकेतुगढ़ है, जो कि स्थित है पश्चिम बंगाल में, यह विद्याधारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा गणेश्वर देखिए, यह राजस्थान में स्थित है। यह एक ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। यहाँ से दोहरे पेंचदार शेर वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा। देखिए, बुर्ज होम, इसकी खोज किसने की थी? 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, विद्या नदी के तट पर। चंद्रकेतुगढ़ से मिले हैं टेराकोटा कला के उदाहरण। इसके अलावा गणेश्वर, जो कि स्थित है राजस्थान में, यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से ताम्र बाणाग्र और मृदभांड मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मुरहना पहाड़, बी घगरिया, सी भगही खोर, डी लेखहिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लेखहिया। डॉक्टर जे.एन. पांडे की एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, जिसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। याद रखना है, क्वेश्चन में पूछे कि सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा लेखहिया। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन कथन में दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण दिया गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में
शुष्कता का चरण था। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। करेक्ट आंसर होगा ए संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जेम्स प्रिंसेप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। इन शॉर्ट, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, या कभी शॉर्ट में भी दे देता है ऑप्शन में कि एक कनिंघम लिख दे। एक कनिंघम को भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। करेक्ट आंसर रहेगा सी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके आगे हम 2024 की जो घटना चक्र की बुक है उसमें जो अपडेटेड क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है पुरातात्विक स्थल, सूची 2 में दिया गया है वर्तमान स्थल। आपको मैच करके सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, नेवासा जो है, नेवासा वह स्थित है महाराष्ट्र में, ईसमपुर स्थित है कर्नाटक में, डिडवाना स्थित है राजस्थान में, कुडियाम गुफा स्थित है तमिलनाडु में। फिर से देखिए, नेवासा स्थित है महाराष्ट्र में, ईसमपुर स्थित है कर्नाटक में, डिडवाना स्थित है राजस्थान में, कुडियाम गुफा स्थित है तमिलनाडु में। ये देखिए, नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया हुआ है ऐतिहासिक स्थान, एक साइड दिया हुआ है ख्याति का कारण। मैच करके आपको सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2 और 3। देखिए, जो बुर्ज होम है ना, वह मानव कंकाल के साथ कुत्तों को दफनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बुर्ज होम को गर्तावास के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। या देखिए, बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने किया था। इस पुरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, शायद तक ये क्वेश्चन हो गया है ना। चंद्रकेतुगढ़, चलो फिर भी देख लेते हैं। चंद्रकेतुगढ़ स्थित है पश्चिम बंगाल में, स्थित है विद्याधारी नदी के तट पर। चंद्रकेतुगढ़ फेमस है टेराकोटा कला के लिए। इसके अलावा गणेश्वर, यह स्थित है राजस्थान में। यहाँ से दोहरी पेंचदार शेर वाली ताम्र बाणाग्र और मछली पकड़ने वाला कांटा मिला है। चलिए, हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।